देख रहे हैं न्यूज स्टेट और हम लेकर आए हैं न्यूज नेशन। न्यूज स्टेट की ये कॉन्क्लेव जहां पर बात हो रही है पूर्वांचल की पावर की, और पूर्वांचल की पावर की बात हो रही है तो हमारी कोशिश है कि पूर्वांचल से जुड़े हुए तमाम नेता, अभिनेता, मंत्रीगण जो हैं वो आपके सम्मुख आएं और पूर्वांचल में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ कमी रह गई है और उत्तर प्रदेश के इस चुनावी बयार में आरोप प्रत्यारोप के दौर कहां और कैसे चल रहे हैं, उस पर बातचीत हो। अब हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनके ऊपर एक बेहद खास जगह की जिम्मेदारी थी, दारोमदार भी बड़ा था, जीत भी बड़ी थी, और वो आए भी एक बड़े कैनवास से थे। बात कर रहे हैं हम गोरखपुर के सांसद और मशहूर अभिनेता रवि किशन जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि किशन जी। कहते हैं कि बॉलीवुड की दुनिया बहुत चमकीली होती है और राजनीति के रास्ते जो हैं बड़े पथरीले होते हैं। रवि किशन जी, ये चमक धमक वाली दुनिया छोड़कर आपने राजनीति के पथरीले रास्ते चुने हैं, कैसा रहा है अभी तक का सफ़र? पूर्वांचल पावर मिशन शक्ति न्यूज़ नेशन को गुरु गोरखनाथ की धरती पे आप लोगों का स्वागत है और बहुत अच्छा है, बहुत शानदार लग रहा है कि मेरी किस्मत अच्छी रही या माता पिता का आशीर्वाद रहा कि जनता की सेवा 30 साल से एज एन एक्टर कर रहा था, उन लोगों ने सुपरस्टार बनाया। अब जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो इंग्लिश में कहावत है पे बैक टाइम। तो ये पे बैक वाला समय चल रहा है कि सब कुछ आप लेके जा नहीं सकते ऊपर, हाथ खाली जाता है। परिवार वाले घी लगा के अंगूठी भी निकाल लेते कि कहाँ ऊपर ले जा रहे हो। तो उसमें अगर ये मौका मिलता है किसी को भी जीवन में मानवता का, ये ज़रूर पूरा करना चाहिए। चलिए, तो इसी पर आपसे बात भी होगी क्योंकि आपके ऊपर तो कहते हैं ना बड़ी जिम्मेदारी थी। एक रिकॉर्ड मतों से आपने जीत दर्ज की थी। योगी जी यानी कि सीएम की सिटी की आपको जिम्मेदारी मिली, ये एक बड़ा कार्यभार था, आपको निभाना था। तो ऐसे में यहाँ गोरखपुर में विकास की उम्मीदें भी ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है। डबल इंजन की सरकार तो हम सबने सुना है कि केंद्र और राज्य, लेकिन सांसद गोरखपुर से, सीएम गोरखपुर के, केंद्र में भी आप ही की सरकार। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो रही आपकी, उसने गोरखपुर को क्या क्या दिया, ज़रा गिनवाइए, जनता सामने बैठी है। देखिए, गोरखपुर के इतिहास में जब से देश आज़ाद हुआ है, गोरखपुर ने आज़ादी के बाद जो तरक्की नहीं देखी, 2017 से पूज्य महाराज जी की जब सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद गोरखपुर स्वर्ग बन गया। गोरखपुर में एम्स है, फर्टिलाइज़र है, चीनी कारखाने शुरू हो गए, 6 लेन है, 4 लेन है, गीडा फैक्ट्रीज़ है, उम्मीदें हैं, फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत हो गई, शूटिंग्स हो रही है, रोज़गार है, युवाओं को रोज़गार है, अनगिनत योजनाएं हैं, 4 लेन है मेरे पास। अगर यहाँ पर मैं गिनाने जाऊँ तो इतनी चीज़ें हैं, रिंग रोड है, कई हज़ार करोड़ का कई चीज़ों को संसद में हमने पास करवाया था, गडकरी साहब ने हमारी बड़ी मदद की। तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, लाखों करोड़ रुपया गोरखपुर और अगल बगल के जिलों पे खर्च हो रहा है। एक नई दुनिया बन गई है। गोरखपुर की से लोग अब यहाँ से पलायन जो करते थे वो नहीं कर रहे हैं, सब लोग यहाँ रह रहे हैं। गोरखपुर की ज़मीनों की कीमत बढ़ गई है। मेडिकल व्यवस्थाएं, गोरखपुर एक ज्ञान का केंद्र बन गया है। यहाँ आयुष विद्यालय से लेके अनगिनत कॉलेजेस शुरू हो गए हैं। एम्स आपके सामने खड़ा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बन रहा है। गोरखपुर एक स्वर्ग नुमा जिंदगी है, रामगढ़ झील, रामगढ़ ताल, सब कुछ। चलिए, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपने कोशिशों से अथक प्रयासों से एक स्वर्गनुमा जिंदगी जो है वो ला दी है, लेकिन एक बात तो हमें कहनी पड़ेगी कि हम 5 साल पहले जब गोरखपुर आए थे और अभी के गोरखपुर में काफ़ी अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी फिल्म सिटी का जिक्र किया। अभी हम यहाँ जब लोगों से बातचीत कर रहे थे तो मुझे पता चला कि भाई गोरखपुर अभी तक तो जाना जाता था आध्यात्म के केंद्र के तौर पर, लेकिन अभी जो है यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी खूब हो रही है। तो उसका श्रेय सांसद साहब को जाएगा कि 20 साल फिल्मों में मतलब वहाँ पर अपना जीवन जिया है, तो अब यहाँ पर हब बना रहे हैं आप? जी देखिए, मैं इसका छात्रों सिनेमा का, और मुझे पता है रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है फिल्म इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री है, यहाँ से रोजगार मिलता है। मैं मिट्टी के घर से था और आज मेरी ज़िंदगी जो सवरी है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। देश की जनता ने मुझे प्यार किया, तो मुझे इसकी बारीकियाँ पता है क्योंकि 650 फिल्म आप कर लेते हो, देश की हर भाषा में काम करते हो, मणिरत्नम से लेके श्याम बेनेगल, तब आपको बहुत कुछ, और मैं बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो मैं यही अब बच्चों को गोरखपुर के और उत्तर प्रदेश में आज जो अनगिनत शूटिंग हो रही है इस वक्त, अगर आप हमसे बात कर रहे हैं तो इस वक्त 100 फिल्मों की शूटिंग, हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु की जो
उत्तर प्रदेश में हो रही पूज्य महाराज जी की नीतियां, सरकार की नीतियां, जो सब्सिडी मिलती है उसकी वजह से। गोरखपुर चूँकि हम इसको जानते थे तो हम यहाँ सांसद थे, अब यहाँ पे हमने अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को पूरा न्योता दिया। अब सब लोग यहाँ आ रहे हैं, अभी भी हम आपसे बात करें तो यहाँ बहुत सारी शूटिंग्स हो रही हैं, यहाँ रोज़गार मिलता है। और मैं आज आपके माध्यम से सबको, बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री को भी, कला को भी आप लोग एक प्रोफेशन बनाएं, इसको एक प्रोफेशन की तरह लें, इसको शिद्दत से, मेहनत से काम करें। आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, परिवार पाल सकते हैं, नाम भी करेंगे आप, और आप ईमानदारी की और इज़्ज़त की ज़िंदगी भी जिएंगे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं गोरखपुर में सेटअप करना चाह रहा हूँ। और पूज्य महाराज जी को भी बात मैंने बता दी, मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा ज़रूर आप करिएगा इस चुनाव के बाद। एक तो हम लोग जेवर के पास बना रहे हैं जो कि बहुत बड़ा, वो मैसिव होगा, वो एशिया का सबसे बड़ा। उसी पर आने वाली थी कि वो फिल्म सिटी जो है उसका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है, कब तक हम उसमें वाकई में जो एक फिल्म सिटी पूरी शक्ल लेती है, कब तक देख पाएंगे कि वहाँ फिल्मों की, बड़ी फिल्मों की, बॉलीवुड की कुछ फिल्में वहाँ आएं? जी, हम लोगों ने ज़मीन ले ली है वहाँ पर, और कल ही अखबार की सुर्खियाँ थी कि सब लोगों को, बिल्डर लोगों को कहा गया है कि आइए, इन्वेस्टर्स कैन कम एंड दे कैन इन्वेस्ट। वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, वो इतना है कि आप अंदर जाएंगे, जैसे रामोजी राव फिल्म सिटी हैदराबाद है, वैसे आप अंदर जाएंगे, पूरी फिल्म शूटिंग करिए। अंदर 5 स्टार होटल भी होगा, 4 स्टार रिजॉर्ट भी होगा, मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगा, नदी होगा, पुलिस स्टेशन होगा, एयरपोर्ट होगा, एवरीथिंग। वो गेट एक बड़ा सा मैसिव सा खुलेगा, अंदर जाइए, पूरी फिल्म खत्म करिए, पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, एवरीथिंग इनसाइड, एडिटिंग इंस्टीट्यूट वहाँ सिखाया जाएगा बच्चों को, सिनेमा मेकिंग, सब कुछ, कला, डांस, एवरीथिंग, रंगमंच होगा, जो आप सोच सकती हो सारी चीज़ें अंदर क्रिएट होंगी, और वो खत्म करके आप पूरी फिल्म बाहर आ सकते हैं। और एक नई तो कोई डेडलाइन है इसके लिए कि भाई इस साल तक तो हमें दिखने लगेगी वो? 23 में आप शूटिंग कर सकती हैं वहाँ पर। 2023 में आप बाकायदा यूनिट ले जाके शूटिंग कर सकते हैं, इतने युद्ध स्तर पे। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूज्य महाराज जी की खूबसूरती यही है, देश इसलिए प्यार करता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ये इसीलिए बनी क्योंकि कथनी करनी में अंतर नहीं, डेडलाइन, शिलान्यास होता है तो लोकार्पण का डे भी तय होता है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको बताया जाता है कि तुम्हें यू हैव टू फिनिश दिस डे, आपको अब खत्म करना है, खत्म करने की तारीख पर प्रोजेक्ट शुरू होता है। यही भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की खूबसूरती। आपने ये बात की है, लोकार्पण की, शिलान्यास की, तो यहाँ पर विरोधी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, आपने भी सुने होंगे वो आरोप, जिसमें कहा जा रहा है कि भाई योजनाएं उनकी, प्रोजेक्ट उनके, और फीता काटने पहुंच गई है सरकार। देखिए, झूठ की राजनीति के पास मेरे पास जवाब नहीं है। पेपरों में बातें बहुत होती हैं, पेपरों में आपने रूपरेखा बनाई, ज़मीन पे कभी उतारते हैं, माना उस सरकार को जाता है, माना उस लीडर को जाता है, माना उस मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को माना जाता है कि आपने तय किया, आपने बोला कि मैं करूँगा, तो ये होना चाहिए। ये शुरू होगा प्रोजेक्ट, ये ख़त्म होगा, ये अस्पताल बनेगा तो बनना चाहिए, ये कॉलेज बनेगा तो बनना चाहिए, ये मदद होगी आपकी तो होनी चाहिए। तब आप बनते हैं लीडर, तब आप बनते हैं एक सरकार, तब आप बनते हैं, देश आपको प्रेम करता है, देश आपको दोबारा जिताता है, दोबारा मौका। तो क्या विपक्ष घबरा गया है आपके इस डेवलपमेंट से? देखिए, विकास से कोई भी घबराएगा, किसी की भी तरक्की से, सक्सेस से सब लोग, कमज़ोर लोग हमेशा घबराएंगे। जब एक व्यक्ति अपनी सच्चाई से ऊपर बढ़ता, अपनी शक्ति से ऊपर बढ़ता, अपनी ईमानदारी से ऊपर, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में मेरे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे एक दाग आप लगा के बताइए, एक स्टैंप लगा के बताइए। हमारे पूज्य महाराज जी पे एक दाग, एक कलंक, एक करप्शन का दाग लगा के बताइए, जो पिछली सरकारों में था। 70 साल इस देश में रहा, नहीं तो मेरा देश आज इतना पीछे रहता। चाइना की जीडीपी रेट हमारे साथ थी 1971-72 में, आज चाइना 50 साल हमसे आगे हो गया, बिकॉज यहाँ पर इतना करप्शन रहा। सब मंत्री अपना पेट भरते रहे, अपने घर भरते रहे, अपने परिवारों को मदद करते रहे, अपने लिए अपनी राजशाही जिंदगी बनाते रहे। जनता का पैसा जनता में कभी उतरा नहीं। 100 रुपया बोलते थे, उतरता था 15 रुपया, 85 रुपया, बीच में लोग खा जाते थे। आप कह रहे हैं कि आप बदलाव लेकर आए हैं, लेकिन आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि केसरिया जो है, जो कि आपने अभी पहना भी हुआ है, ये भगवा बदलाव नहीं ला सकता है। ये केसरिया, देखिए, हम लोग केसरिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पहचान थी, भगवान कृष्ण की पहचान थी। केसरिया 100 करोड़ हिंदुत्व की का कलर है। हर जात का, हर धर्म का एक अपना कलर होता है। ये कलर है, ये बहुत शांति का कलर है। ये कलर से आपको सनातनी भाव आते हैं, आप डिसिप्लिन लाइफ जीना चाहते हैं, आप डिसिप्लिन तरीके से, आप दंगे फसाद में नहीं उलझना चाहते। केसरिया डराने वाला कलर नहीं है, केसरिया शांति देने वाला कलर है।
विश्व में हिंदू धर्म, हिंदुत्व एक शांति का प्रतीक है। लेकिन अखिलेश को तो इस रंग में कुछ और ही नजर आता है। देखिए, उनकी जिन्नावादी सोच है, वो तुष्टीकरण की राजनीति है। उन्हीं की सरकार में राम सेवकों पर, कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, मारा गया। क्यों? कभी आपने सुना है कि हिंदू धर्म या हिंदुत्व के लोग किसी को बरगलाना चाहते हैं? कभी आपने सुना कि 2017 के बाद, नहीं तो पहले की सरकार में, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं गांव का हूं, मैंने गांव शूटिंग की है, हर जिले में शूटिंग की है, इतनी भोजपुरी फिल्म हम की हैं, तो हमसे कुछ छिपा नहीं है, ना उत्तर प्रदेश ना बिहार। करेक्ट? मैं उन्हीं की सिनेमा बनाता रहा, उन्हीं समस्याओं को लेके। मैंने पहले इतने दंगे होते थे जब यहाँ शूटिंग में हम आते थे। मैं इसी गोरखपुर में 2003 में आया था एक शूटिंग करने के लिए बुबना जी की, तो यही रामगढ़ झील में लाशें बहती थी, जो इतना जलकुंभी और लाशों से बदबू मारता था। आज वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, आज जैसा लगता है मिनी मॉरिशस में आए, जेट स्पीड घूम रही है, नौकायान है, और एक तिरंगा 126 फीट का है। अब वहाँ पे गोरखनाथ हमने प्रपोजल दिया है कि गोरखनाथ आए जैसा लंदन आई की तरह हो, उसको टूरिज्म ओपन एयर में हम लोग एक व्हील पे रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं। वहाँ पर आज उस जगह की कीमत बहुत बढ़ गई, 20,000 30,000 लोग सैटरडे संडे घूमने आते हैं, तो शूटिंग्स होती हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, हिंदुत्व से, भगवा से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आज देश में, आज भारत का नाम इसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में हम लोगों का एक सम्मान बढ़ाया। इसी पूज्य महाराज जी ने लॉ एंड ऑर्डर लाके एक डिसिप्लिन बताया कि 25 करोड़ की इस आबादी वाले उत्तर प्रदेश को आप लॉ एंड ऑर्डर के साथ भी चला सकते हैं। यहाँ पर हिंदू भी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, तो मुसलमान भाई भी सुरक्षित महसूस। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर उसको जिन्ना याद आते हैं। आपने मणिशंकर अय्यर जी के बयान भी सुने होंगे, सलमान खुर्शीद की किताब में भी क्या कुछ लिखा है हिंदू धर्म को लेकर, आरएसएस को लेकर, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो विपक्ष को तो केसरिया और हिंदू में कुछ और ही नजर आ रहा है। आपको लगता है चुनाव आ रहा है इसलिए नजर आ रहा है, या फिर सोच ही ऐसी है? देखिए, विपक्ष बौराया हुआ है, एकदम पगलाया हुआ है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि अपना बाल नोचें कि पेड़ से उल्टा लटक जाएं। विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, क्योंकि जब विकास और मोदी जी, योगी जी को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, तो कुछ भी। आज ही का सवेरे का बयान, मनीष तिवारी जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत बड़े सदन में हमारे साथी हैं, आज ही का उनका बयान देखिए, उन्होंने अपनी सरकार पर अपनी लिखी हुई किताब में आरोप लगा दिया। तो आप देखिएगा मणिशंकर अय्यर, ये सारे लोग, ये सब है ना चुनावी मेढक लोग हैं। ये जैसे चुनाव आता है, बरसाती मेढक कहते हैं ना, पुड़ुक से बाहर आते हैं। कुछ लोग इटली से हॉलीडे मनाने आ जाते हैं, कुछ लोगों की छुट्टियां होती हैं, कुछ लोगों को अचानक आता है। एक बात बताइए आप, आज पूरा प्रदेश, देश मुझे देख रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग वोट मांगने आ रहे हैं, प्रियंका जी भी आई थी, अखिलेश जी भी यहां आए थे, शिवपाल जी भी यहां आए थे। ये लोग कहां थे कोरोना काल में? ये लोग जमीन पर कहां दिखाई दिए? ये लोग अपने संसदीय क्षेत्र में कहां दिखाई दिए? जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, कहां कोई भी ये विरोधी दिखाई दिया दल? उस वक्त जब लोग, उत्तर प्रदेश की जनता को जरूरत थी अपने नेताओं की, उनके बिरादरी के नेता हैं ये लोग। नहीं, प्रियंका तो कह रही थी कि आप लोग गायब थे और दिल्ली से बैठकर वो मदद कर रही थी। गलत बात है। उस वक्त ये आपके सांसद आपके सामने रवि किशन थे। पूज्य महाराज जी को कोविड था, 13 दिन के बाद जैसे ही नेगेटिव 14 दिन में आया, इमीडिएटली वो जमीन पर थे, पूरे जिलों में घूम रहे थे, और पूरा वीडियो में साक्ष्य है, आप लोगों के सामने साक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पर था। गोरखपुर का एक एक कार्यकर्ता, पूरा संगठन जमीन पर था। हिंदू युवा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी, हर कार्यकर्ता ने अपनी जान जोखिम में लगा दी, एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे, एक एक मां, एक एक बहन को बचाने के लिए। यह है भारतीय जनता पार्टी, यह राष्ट्र की पार्टी है, यह देश हित की पार्टी है। चलिए, तो आपकी पार्टी में आप कह रहे हैं कि आपने काम किया है, कोविड काल में आपने बहुत अच्छा काम किया है और जनता उसको अपनी कसौटी पर परखेगी भी। लेकिन इस सब के बीच में रवि किशन जी, एक समस्या जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो बहुत मुखर होकर कह रहे हैं, विकास को वो मान रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे को भी वो उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई महंगाई जो है वो थोड़ा एक दिक्कत का सबब बन रही है लोगों के। देखिए, हम कुछ दिन पहले दुबई में थे, तो दुबई में मेरे कोई फिल्म फेयर अवार्ड कुछ था,
उसमें गया था, तो वहाँ पे भी देखा पेट्रोल का दाम वहाँ पे भी कीमत बढ़ी है। इंटरनेशनली कोई भी भार आता है, इंटरनेशनली चीज़ें कोई जो पूरा, और वो पूरे विश्व में हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी चाह रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पेट्रोल डीजल का दाम कम किया गया, कांग्रेस वाली स्टेट जहाँ पे कांग्रेस या भी आम जनता पार्टी केजरीवाल जी की सरकार है, वहाँ पर अभी भी पेट्रोल डीजल रेट कम नहीं हुए। उनको कम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कम कर रही है, प्रधानमंत्री जी इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। और देखिएगा कि बहुत जल्द यहाँ पर भी अभी गोरखपुर में ही एक गैस का बाटला, इस वक्त जो गैस आता है सिलेंडर, वो 1000 रुपया 900 रुपया गरीबों पे बहुत भार आ रहा है। पूज्य महाराज जी को ये बात पता चली तो टोरेंट कंपनी के साथ हम ही लोगों ने 2 महीने पहले यहीं पे पासी में हम लोगों ने उसका प्लांट का उद्घाटन किया और गोरखपुर में। और अब वो बहुत जल्दी पूरे समस्त गोरखपुर और गोरखपुर मंडल में गैस बाय पाइप आ जाएगा। 100, 450, 500 रुपया महीना बिल पर परिवार को आएगा। वो भी समस्याओं पे ध्यान दिया जा रहा है। परसों ही मनबेला में हम लोगों ने, आप ध्यान से सुनिएगा ये बात, 2 लाख रुपए में 1500 परिवार को मकान दिया, मात्र 2 लाख रुपए में। जीडीए ने पूरा भार उठाया। महाराज जी चाहते थे कि गरीब परिवार, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो वीडियो पे हैं, मैं परसों उस सभा में भी था। वहां पर ब्राह्मण भी थे, दलित भी थे, अगड़ा भी थे, निषाद समाज भी थे, राजभर समाज भी थे। हर वर्ग, हर जात को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो कहते हैं वैसे हुआ। हम लोग कोई जात नहीं देखते। मेरे कार्यालय पे सुबह हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं। चुनाव आते आते विकास के मुद्दे पीछे जिन्ना आ जाते हैं बाहर, चिलमजी भी आ जाते हैं, बजरंग बली आ जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, राजकुमार लोग हैं, हम लोग ने गरीबी देखी है। लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया। हमको दुख पता है, राजकुमारों को दुख नहीं पता। ये लोग एसी बस में चल सकते हैं, ये लोग एसी महलों में पैदा हुए हैं, इनको जमीनी सच्चाई पता नहीं। इनको लगता है हेडलाइन बना दो, अचानक आ जाते हैं चुनाव में। आप पूछिए आजमगढ़ में कहां थे? आप लोगों को जरूर पूछना चाहिए, ये विरोधी कहां थे सारे? ये लोग कोरोना काल में थे कहां? ये लोगों ने बचाया क्यों नहीं इस उत्तर प्रदेश को? इन्होंने अपनी बिरादरी को क्यों नहीं बचाया? ये लोग अपने समाज को भी नहीं बचाने बाहर आए। ये लोग कहां थे पूरे कोविड में, जो 15 महीने देश झुलस रहा था? अचानक सब नेता बन के घूम रहे हैं। बताइए, हम लोग मैं खुद स्वयं जान जोखिम में डाल के गांव गांव घूम रहा था, वैक्सीनेशन से लेके, ऑक्सीजन से लेके, राशन अनाज पहुंचाने तक। वो सारे विजुअल्स हैं, सारे अखबार की हेडलाइंस हैं। ये लोग बता दें हमको, तब ये लोग वोट मांगे। कब मदद किए ये लोग उत्तर प्रदेश में? क्या किया ये लोग उत्तर प्रदेश का? माफिया प्रदेश बना के रखा था ये लोगों ने। क्या किया था उत्तर प्रदेश में? लोग आने से डरते थे, बहन बेटी बाहर निकलने से डरती थी। नहीं, आप बहन बेटी का जिक्र करें तो प्रियंका गांधी तो कह रही हैं कि भाई लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% अपने टिकट्स जो हैं वो रिजर्व कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं और आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं। मैं प्रियंका जी का सम्मान करता हूं, महिला हैं, उनका आदर करता हूं। मैं खाली प्रियंका जी से कहना चाहता हूं, एक उनकी कंप्लेन आई है हमारे पास वीडियो के साथ। जिला का उनका कार्यालय था, उसका किराया 2019 से नहीं दिए थे। मैं यहाँ का सांसद हूँ, मेरी जनता की कंप्लेन को पूरा करना है, तो मैडम पहले उस किराया आप लोग भिजवा दें हमारा, बाकी हम बाकी की बातें। प्रियंका किराया नहीं देती हैं? कांग्रेस पार्टी का कार्यालय था हमारे पास, एक सांसद के रूप में रोज कंप्लेन हजारों आती है। तो एक वीडियो फुटेज आया उस मकान मालिक का, जिन्होंने उनकी सभा के बाद अगले दिन उसको लॉक मार दिया। तो मैं पहले चाहता हूं, पहले उसको, मैं एक सांसद के रूप में उसको निपटा दें, उसके बाद हम लोग आगे की बातों में चलते हैं। चलिए, आप तो उल्टा प्रियंका गांधी पर ही निशाना साध रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आपके लिए, अगर मैं आपसे पूछूं, अब तो राजनीति में अब आप भी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, एक लंबा वक्त आप निभा रहे हैं, राहुल वाली कांग्रेस या फिर प्रियंका वाली कांग्रेस? देखिए, मैं तो इस वक्त चाहूंगा, विकास की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मेरा फोकस मेरे लीडरान पे है, मेरा फोकस मेरी पार्टी पे है, मेरा फोकस राष्ट्र हित की पार्टी पे है, जनता का भला हो। नहीं, आपके लिए चुनौती दोनों में से कौन ज्यादा अच्छी पेश करता है? प्रियंका ज्यादा बड़ी नेता नजर आती है या राहुल गांधी आपको? किसमें ज्यादा दमखम है? देखिए, हम इसमें नहीं बोलना चाहते, ये भाई बहन का मामला है, उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो लोग तय करें। हम लोगों के पास
अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने भारत के साथ सच बताएं, आपको दिल से बताएं। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने रोज का, हम लोगों को 365 दिन का काम दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने 300, पहले सांसद लोग इतना दिखाई नहीं देते थे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, सांसदों को भी विधायक की तरह, पार्षद की तरह, बूथ अध्यक्ष की तरह, प्रभारी की तरह एक इसी तरह घूमना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है। तो हम लोग को इतना काम का लोड है कि दूसरा कुछ टास्क मास्टर है हम मोदी लोग जी। सुबह उठते हैं, बीजेपी दिखता है, रात को थक कैसे पड़ते हैं। नहीं, विरोधियों पे भी नजर पूरी रखनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। नहीं, विरोधी पर नजर, हम लोग विकास पर नजर रखेंगे, विरोधी स्वयं ध्वस्त हो जाएंगे। मैं इतना अच्छा काम करूं, मैं इतना बढ़िया काम करूं कि विरोधी को मैं आने ही नहीं दूं। अपनी लकीर इतनी लंबी खींच दो कि सामने वाली की लकीर छोटी हो जाए। अच्छा, मैं उन पर ध्यान दूंगा तो नहीं, क्योंकि उनको जब मौका था वो लोग नहीं किए। अब भारतीय जनता पार्टी का मौका है इस देश की सेवा करने का। अब हम लोग आगे करेंगे। उनको 70 साल देश ने दिया, 70 साल देश ने देख लिया। अब मौका हम लोगों को मिला है। 7 साल से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब हम लोग को देखना है कि हम लोग आगे 70 साल तक इस देश को एक विश्व का, एशिया का एक सुपर कम से कम पावर। 70 साल की प्लानिंग है आप लोगों की। जी जी, भारतीय जनता, देखिए गौर करिएगा, हम लोगों की प्लानिंग बहुत, हम लोग प्रधानमंत्री जी जो भी न्यू रख रहे हैं, ये आज की न्यू नहीं है। सोचिए, ये आज की न्यू नहीं है, ये बहुत लंबी न्यू है। 500 साल हम लोग प्रभु राम के मंदिर के लिए लड़े, अब ये मिला है 370। ये सारी चीजें, ये एक्सप्रेसवे, ये फ्यूचर, आज एयरपोर्ट के अनगिनत एयरपोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में, इंडस्ट्रियल एरिया, फिल्म सिटी, ये सारी चीजें, रूपरेखा, एक टूरिज्म हब, ये सारी चीजें कि आने वाले हमारे बच्चे, आने वाला हमारी जनरेशन यहाँ सुखद रहे, अपने आप को बलशाली, कोई फॉरेन कंट्री ना जाए, ये देश को छोड़ के न जाए। फ्यूचरिस्टिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, गरीबों की पार्टी है भारतीय। चलिए, जनता तय करेगी, लेकिन इस बीच आप अपनी लकीर की बात कर रहे थे कि आप अपनी लकीर को लंबा कर रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है कि आप अपनी लकीर को लंबा करने के लिए ओवैसी का सहारा भी ले लेते हैं। देखिए, गलत बात है। ओवैसी साहब का हम लोग सहारा नहीं लेते। हालांकि ओवैसी साहब हमेशा अपने अपने गलत बयानों से इस देश की जनता का और के मन को बड़ा ठेस पहुंचाते हैं। जैसे परसों ही उनका बयान था कि मैं शाहीन बाग बना दूंगा पूरे उत्तर प्रदेश को। ये दंगे वाली बातें हैं। आप दंगा भड़काने वाली बातें क्यों करते हैं? आप नेता हैं, आप सेवा वाली बातें करें, आप अपने ही मुसलमान समुदाय के बढ़ाने की बातें करें, उनको ऊंचाई पे ले जाएं, उनको अच्छी तालीम की बातें करें, उनको उनको ये बोलें कि भाई आप लोग वैक्सीनेशन लगवा लें। आज देश पूरा वैक्सीनेशन, आज 15 करोड़ उत्तर प्रदेश ने वैक्सीन लगवा लिया है। क्या मुस्लिम आबादी अभी भी हिचक रही है? उन लोगों को आना चाहिए। अब हमारे मित्र सलमान खान आके अभी वो एम्बेसडर बने हैं महाराष्ट्र के। मैं चाहूंगा कि ओवैसी साहब को आके सारी चीजों पर बोलना चाहिए, तालीम पर बात करना चाहिए, वैक्सीनेशन पे बातें करनी चाहिए, शाहीन बाग बनाने वाली बातें करना। ये पता चलता है कि ये दंगाई सोच, ये तुष्टीकरण की राजनीति का कोई भविष्य नहीं है। ये हैदराबाद ना बनाए इसको, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ उनका स्वागत नहीं करेगी यहाँ की जनता, ना कि उनका समुदाय भी, क्योंकि पता चलता है कि स्वार्थ से ये नेता यहाँ पर आ रहा है, अपने आप को बड़ा बना के अपने समुदाय को अनपढ़ बना के रखना चाहता है। इन लोगों ने अपने समुदाय को हमेशा अनपढ़ बना के रखा है, इन लोगों को कभी बढ़ने नहीं दिया। नहीं तो ये समुदाय के अगर लीडर चाहें तो इनके समुदाय, मुसलमान समुदाय को एजुकेशन लेवल पर लेके आगे जाएं, मेडिकल लेवल के भी, देश के साथ साथ जैसे पहले कितने आजाद मुल्क में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो सोच अलग थी। जब से ये नेता इन समुदाय में आए, उन्होंने इनको तुष्टीकरण में ले गए। अरे हिंदुओं से डरो, अरे भगवा से डरो, अरे योगी जी से डरो, मोदी जी से डरो, ऐसा डरा डरा के ये लोग नेता बड़े बन गए। ये इनके समुदाय को, मुसलमान समुदाय को सोचना चाहिए, इनकी इन बातों में नहीं आना चाहिए। मुसलमान समुदाय को यह सोचना चाहिए कि 2014 से लेके दंगा आप गिन लीजिए, 2017 से लेके दंगा आप गिन लीजिए, कितना सुरक्षित मुसलमान समाज इसी गोरखपुर में भी है, यहां तो मुख्यमंत्री जी का शहर है। तो फिर ये सारी चीजें इस समुदाय को सोचनी चाहिए। ऐसे लीडरों को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए जो सिर्फ इनका इस्तेमाल किए हैं आज तक। जी, तो आप कह रहे हैं इस्तेमाल हुआ है मुस्लिम कौम का और तमाम लीडर्स ने किया है। तो ये बताइए कि ऐसा क्या होता है कि भाई जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, बार बार जिन्ना याद आ जाते हैं, फिर जिन्नावादी सोच याद आ जाती है, फिर उसके साथ मुसलमानों को लेकर बयान आ जाते हैं सामने, फिर चिलमजीवी भी कह दिया जाता है। तो ये क्या आपको लगता है एक सोची समझी प्लानिंग है या जबान फिसल जाती है? बहुत दुखद है,
ये बहुत दुखद है, बड़ा आघात पहुंचता है। चिलमजीवी शब्द, ये कौन सी राजनीति है? यही सिखाया आपके माता पिता ने आपको बोलना साधु संतों के बारे में? यही सीखे हैं आप लोग? आप लोग तो बड़े नेता हैं, आप लोग तो मुख्यमंत्री रहे हैं। ये शब्दों का ये उच्चारण, किसी धर्म के साधु संतों पे चिलमजीवी कह देना, कुछ वोट पाने के लिए या कुछ पब्लिक की ताली बटोरने के लिए कि भीड़ में है, बस पर चढ़े हुए हैं तो ताली बटोर ले, ये कौन से शब्द हुए? अरे चुनाव जीतने के बहुत सारे शब्द हैं, लड़िए ना ठीक से आप। भाई डेमोक्रेसी है, लेकिन ये शब्दों का नीचकरण, शब्दों को इतना ओछा गिराना, ये बड़ा दुखद है। साधु संतों की कतई बर्दाश्त नहीं होगा, उनको माफी मांगनी चाहिए। जिन्नावादी सोच, जिन्ना ने क्या किया इस देश के साथ? अपने स्वार्थ में, नहीं तो हिंदू मुसलमान देश बनता, पाकिस्तान बनता। ये जिन्ना चाहता था मैं प्रधानमंत्री बनूं, उसने खेल खेला, पाकिस्तान बनवा दिया। 1947 में हजारों लोग कटे, पंजाब के बॉर्डर पर ट्रेन में लोगों को तलवारों से काटा गया, सरेआम कत्लेआम हुआ। आज उस जिन्ना को आप दोबारा जिंदा कर रहे हो। उसने तो छुरा घोंपा है हिंदुस्तान पर, भारत पर, जो एक भारत था जिसको पाकिस्तान बनाया गया। उस जिन्ना को आप लोग दोबारा कब्र से बाहर निकाल रहे हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति है और ये यहां नहीं चलेगी। ये लोगों ने बहुत बड़ी गलती की और इनको प्रदेश बहुत बुरी तरह हराएगा इसी एक लाइन से। तो आप कह रहे हैं कि ये लाइन जो है वो चुनाव हारने का सबब भी बनेगी, क्योंकि आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और आप देश को बांटने वाले को पूज रहे हैं, तो ये भारी पड़ने वाला है। ये बताइए एक बार फिर से पूर्वांचल की तरफ अगर हम लौटें जरा, तो पूर्वांचल को पावरफुल बनाने के लिए कितना कुछ काम आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? क्योंकि पूर्वांचल ने पिछली बार बहुत अच्छा भरोसा और विश्वास बीजेपी में जताया था जब आपकी बम्पर जीत हुई थी। देखिए, पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको हुआ है, मेडिकल कॉलेजेस हुए, एजुकेशनल हब हुआ है, किसानों को 6,000 रुपया महीना उनके कभी लोगों ने सपने में नहीं सोचा था वो आ रहा है। 5 लाख रुपया इलाज के लिए गरीबों को मिल रहा है, बेटियों को पढ़ाने के लिए उनको एक सुविधा हो गई है, फीस मुक्त एक जीवन हो चुका है, टैबलेट मोबाइल फोन से लेके सारी सुविधाएं हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं केंद्र की जमीन पर उतरी हैं और अनगिनत योजनाएं, मैं बता रहा हूं कि मेरे पास ये आधी पोथी पड़ी है, अगर मैं पढ़ने जाऊं। तो जनता के बीच में ये योजनाएं पहुंची है ना, क्योंकि चुनाव आते आते आप लोग भी सब गवाह होंगे कि कोई अली ले आता है तो कहीं से फिर बजरंगबली भी आते हैं, राम भी आते हैं, जिन्ना भी आते हैं, सब कुछ आता चला जाता है और विकास जो है वो थोड़ा बैकसीट होता चला जाता है। इस वक्त सिर्फ मैं न्यूज़ नेशन के दर्शकों को बता देना चाहता हूं, सारे माननीय विधायक गण लोग, सारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता या जो भी चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ेंगे, उन सबको खाली योजनाओं को याद करना है। इतनी योजनाएं हैं तो उसको रट्टा मारना होगा। भाषण कम हो, योजनाओं को खाली गिनवा दें, हम लोग चुनाव हुरहुरा के जीत जाएंगे। चलिए, चुनाव हुरहुरा के जीत जाएंगे। अब ये बताइए कि कृषि कानून को लेकर, क्योंकि अगर इस चर्चा में अभी ताज़ा प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करके किसानों से माफ़ी मांगते हुए कृषि कानून वापस लिए, तो उस पर भी विपक्ष कह रहा है कि भाई आप लोगों को अपने सत्ता के समीकरण, वोट बैंक बिगड़ता हुआ नजर आया पश्चिमी यूपी में खास तौर से, और उसका असर कहीं पूर्व में भी ना हो जाए, इसीलिए ये हुआ है। सच बताएं? बताइए। मैं महादेव का भक्त हूं, पूरा देश जानता है, इसीलिए गुरु गोरखनाथ बाबा हमको यहां बुलाए। महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए जहर पिया था। प्रधानमंत्री जी ने बहुत शानदार बिल पेश किया था ये कृषि कानून का, चूंकि मैं भी पार्लियामेंट में था, मेरा भी वोट गया था, राइट? मैं किसान का बेटा हूं। अब ये बात वो लोग नहीं समझ पाए, उनके लीडरान उनको नहीं समझा पाए, क्योंकि राजनीति सब लोग शुरू कर दिए। किसानों के कंधे पर बंदूक रख के बहुत सारी राजनीति शुरू हो गई थी। मामला बढ़ता ही गया, इन लोग समझने नहीं दे पा रहे थे। कुछ मासूम किसान मासूम होता है क्योंकि वो कृषि पैदा करता है, उसी में खोया रहता है 12 महीना, उसको बरगला दिया, नहीं समझा पाए। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी आए, उनका बड़प्पन देखिए कि जहर पी लिया उन्होंने कि मेरे 5 बच्चे अगर हैं उसमें
एक परिवार का एक सदस्य खुश नहीं है तो उन्होंने जहर पिया, हाथ जोड़ा, 135 करोड़ से माफी मांगी जी कि मैं समझा नहीं पाया, मेरी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल समझेंगे। ये भी बात याद रखिएगा, ऑन रिकॉर्ड हूं मैं। आज नहीं तो कल किसान तो अखिलेश जो कह रहे हैं कि दोबारा से आप लोग दिल नहीं बदला है, दोबारा लाएंगे कानून। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कह दिया कि बिल वापस ले रहे हैं, 29 से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, ऑफिशियली वापस हो जाएगा। 135 करोड़ की जनता के सामने हमारे प्रधानमंत्री बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो जनता को जवाबदेही है। 135 करोड़ को वो किसी एक व्यक्ति विशेष को या विरोधी दल के किसी अध्यक्ष को नहीं जवाबदेही है। उन्होंने जवाब दिया पूरे देश के सामने, पूरे विश्व ने सुना। वो विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने विश्व के सामने कहा कि मैं बिल वापस ले रहा हूं और मैं माफी मांगता हूं, मैं समझा नहीं पाया। तो वो वही होगा। अब देखिएगा आने वाले समय में पता चलेगा, किसान भाइयों को समझ में आएगा। वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे, साल भर था और गुरु नानक का पर्व था, चाहते थे सब लोग अपने परिवार में जाए। साल भर हो गया था, समय बीत गया था, ठंड आ रही थी और ज़्यादा ठंड बढ़ती, माताएं बहनें भी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। चलिए, आपका अगर हम बात करें रविकिशन जी, तो हम ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे थे और उसमें ये निकल कर आया कि आप संसद में सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाले सांसद हैं और नंबर 1 सांसद का खिताब भी आपके खाते में गया है। तो इतना प्यार किस तरह से और किस तरह से आप निकाल लेते हैं? क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो आपने मंचन भी करते हैं आप अयोध्या में जाकर, भगवान परशुराम का रोल आपने शायद निभाया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अभी जो नाट्य कुंभ होने वाला है यहाँ पर, रंग महोत्सव, उसमें भी आप शरीक होंगे और आपकी वेब सीरीज़ जो है वो भी नए रिकॉर्ड्स बना रही है। तो ये टाइम मैनेजमेंट बढ़िया है आपका। हाँ, मैं कृपा है महादेव की, कोई तो मुझे एनर्जी चला रही है। तो माता पिता, मेरे पिता अब नहीं रहे, उनका शायद वो पुजारी थे, उनका आशीर्वाद होगा। जब माता पिता का, मैं उनको भगवान मानता, मेरे गुरु वही रहे, मेरे गुरु और कोई नहीं रहे। मेरे लाइफ के गुरु मेरे पिता थे, पंडित श्याम नारायण शुक्ल। अब वो नहीं रहे, लेकिन वही एनर्जी है। शायद कुछ ईश्वर चाह रहा है कि मैं कुछ करूं लाइफ में, कुछ करके जाऊं, एक एग्जाम्पल बनाऊं आज बहुत लोगों के लिए। आज पूरे देश में, विश्व में रविकिशन एक ब्रांड बना है, एक नाम बना है, पूरी दुनिया जानती है आज हमको। तो कारण है कि अब कोशिश करता हूं कि मैं मेहनत करूं, रोजगार दूं, रोजगार लाऊं। हिंदी रंगमंच खत्म हो गया है, हिंदी के बारे में लोग जानना बंद कर। मैं रंगमंच का कलाकार जी। तो अब गोरखपुर में 3 तारीख से बहुत भव्य तरीके से, बहुत खर्च करके 1800 कलाकार को समस्त देश से बुला के एक नाट्य कुंभ करवा रहा हूं। 7 आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, 7 दिन चलेगा ये, और देश और गोरखपुर साक्ष्य होगा अनगिनत नाटक का, अनगिनत आंदोलन के दौरान क्या हुआ। पूर्वांचल के बहुत सारे शहीद जिनके बारे में लोगों ने नहीं बताया, वो इतिहास के पन्नों में फाड़ के फेंक दिया गया या एक आध लाइन में लिखा गया। कांग्रेस ने कभी उनका प्रचार प्रसार नहीं किया। मैंने अभी चौरी चौरा पे फिल्म बनाई यहाँ 50 दिन में। तो ये सारी चीजों को दोबारा जीवित कर रहा हूं। पूर्वांचल के हीरो लोग, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उसमें अहीर, मैं भगवान अहीर का रोल कर रहा हूं। तो ये सारे लोग हैं, तो ये चीजें कर रहा हूं। दिन रात मेहनत करता हूं, क्योंकि मैं जब शूटिंग करता हूं गोरखपुर में तो 200-300 लोगों का रोजगार होता है। मैं यहाँ के कलाकारों को भी काम देना चाहता हूं। मैं अनगिनत रविकिशन देखना चाहता हूं। मैं सारे ज्ञान और जो भी विद्या मेरे पास है मैं लेके ऊपर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे शरीर का सारा कुछ, जितना निचोड़ है मेरी सीख, वो मैं सारे बच्चों में दे दूं। और यहाँ के बच्चे बहुत शानदार काम कर रहे हैं, गोरखपुर के रंगमंच के बच्चे। जी बिल्कुल। तो यही कोशिश है कि मैं आज मेहनत कर रहा हूँ कि ये, तो हम भी कामना करते हैं कि अपने आप इस मिशन में कामयाब हों। और अब हमने इस कॉन्क्लेव के सेशन के समापन पर आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक सांसद बैठा है, एक मंझा हुआ नेता बैठा है, तो एक बहुत बेहतरीन अदाकार भी बैठा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपने सेशन को यहाँ ख़त्म कर दूँ और आपके अदाकारी वाले पहलू को यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने ना लेकर जाऊँ। तो किस तरह से जब रविकिशन जाते हैं एक नेता के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, तो अभिनेता रविकिशन जो हैं जनता के बीच में कैसे कनेक्ट करते हैं? विरोधियों को चित करने के लिए कुछ डायलॉग तैयार किए हैं, तो ज़रा पूर्वांचल पावर न्यूज़ नेशन के सभी दर्शकों को, क्योंकि आप आई हैं और आप गोरखनाथ की धरती पर हमसे कुछ फरमाइश की हैं, तो विरोधियों को पहला आप लोगों के लिए, जितना भी विरोधी हमरा के सुनताड़ा हो, कि जिंदगी झंड बा,
विरोधी लग कौने बात के घमंड बा। और यह कहब साथे साथे कि हमनी लोगन के पावर का बा जान ला पहले, काहे हम लोग जीतब, काहे ये पार्टी जीती, ये जानब बहुत जरूरी बा। काहे कि हमनी लोगन का जोन विश्वास बा उ कि हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ यहाँ पर इस सेशन में आपने अपनी तमाम बातें साफ गोई से रखी। पूर्वांचल को लेकर, गोरखपुर को लेकर और देश को लेकर क्या कुछ आपकी पार्टी के प्लान हैं आपने साझा किए और विरोधियों को भी आपने जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविकिशन जी। धन्यवाद न्यूज़ नेशन, थैंक यू सो मच।